फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपी 78 क्लासेस। आशा करते हैं आपने प्रीवियस वीडियो देखी होगी हमारे क्लास 10th की। भूमंडलीय विश्व का बनना हमारा चैप्टर स्टार्ट हो चुका है और इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा एक वीडियो में टॉपिक कंप्लीट करने की सफल प्रयास करते हैं और उसको करते भी हैं। ठीक है, क्योंकि एक ही वीडियो में अगर हम पूरा पढ़ा देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, समझ में नहीं आएगा, इससे बढ़िया कम पढ़े अच्छा पढ़े। ठीक है, कम पढ़े और अच्छा पढ़े, उसी पे हम काम करते हैं। तो आज हमारा क्या है, 19वीं शताब्दी। 19वीं शताब्दी की बात करने जा रहे हैं। तो 19वीं शताब्दी में हमारा क्या क्या काम हुआ था और किस 19वीं शताब्दी में क्या क्या कारण के कारण जो उसमें बदलाव हुए थे। ठीक है, वैश्वीकरण में जो तो बदलाव हुए थे और क्या क्या हुआ था वैश्वीकरण में, ये बात आज हम बताने जा रहे हैं आपको। और आपने अगर नहीं देखा इससे पहले के 2 पार्ट हमारे अध्याय 2 और उससे पहले यूरोप में राष्ट्रवाद, अगर आपने वो नहीं देखा है, अध्याय फर्स्ट और अध्याय सेकंड, अगर आपने नहीं देखा तो उसको जाके देखिए। और आज हमारा अध्याय यानी कि पार्ट 3 है। ठीक है, पार्ट तीन है भूमंडलीय विश्व का बनना। भूमंडलीय विश्व का बनना। और इसमें हम क्या बताने जा रहे हैं आपको, 19वीं शताब्दी। 19वीं शताब्दी यानी कि आपने सोचा होगा हमने डेट ही लिखकर क्यों छोड़ दिया है। ठीक है, डेट ही लिखकर क्यों छोड़ दिया है, इसमें हमारे वैश्वीकरण में कुछ बदलाव हुए थे और वैश्वीकरण क्या था उसको और अच्छे से समझाने के लिए, वैश्वीकरण के अंदर की बातों को समझने के लिए क्या है, 19वीं सदी में दुनिया तेजी से बदलने लगी। अब आपको ये लाइन सबसे पहली आपको समझ में आ गई होगी। इसमें हम क्या बात करने जा रहे हैं, क्या लिखा है, 19वीं शताब्दी में सबसे ज्यादा विकास हुआ। सबसे ज्यादा विकास हुआ तो इसको कैसे लिखेंगे, दुनिया में तेजी से बदलने लगी 19वीं सदी में। इसको लिख लीजिए, 19वीं सदी में दुनिया तेजी से बदलने लगी। ठीक है, 19वीं सदी में दुनिया तेजी से बदलने लगी। आपको समझ में आ रहा होगा क्योंकि हमने देखिए पूरा लिख दिया। ठीक है, पूरी लाइन यही लिखना है आपको। नोट्स में भी अगर आप नोट्स जब आप अगर कमेंट करेंगे तभी आपको नोट्स भेजा जाएगा। ठीक है, आप जब कमेंट करेंगे तभी आपको नोट्स भेजा जाएगा। टेलीग्राम में कैपिटल लेटर में यूपी 78 क्लासेस लिखिए और वहां जाके जल्दी से ज्वाइन हो जाइए और शेयर करिए अपने दोस्तों को। ठीक है, शेयर करिए। किसी भी सब क्लास 12 के किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको नोट्स चाहिए तो आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। बस एक बार मैसेज कर दीजिएगा, अपना नाम लिख दीजिएगा और आप किस जगह रहते हैं वो लिख दीजिएगा। ठीक है, आप पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं, अगर आप नहीं भी पढ़ते यूपी 78 क्लासेस पे तो नहीं लेते क्लास यूपी 78 क्लासेस पे तो भी आप मैसेज करिए, आपको नोट्स प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, नोट्स प्रोवाइड करा दिया जाएगा, उसकी दिक्कत ना लीजिए। तो आपको ये पढ़ाया जा रहा है भूमंडलीय विश्व का बनना। तो 19वीं शताब्दी में हमारा क्या हुआ, 19वीं सदी में दुनिया तेजी से बदलने लगी। 19वीं सदी में दुनिया तेजी से बदलने लगी, ये हमारा पहला पॉइंट है। आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और तकनीकी कार्य को पूरे के पूरे समाज में कार्य पलट कर दिया। यानी कि कार्य पलट हो गया कि अब इस कुछ भी सही से नहीं चल रहा था। क्या हो गया कि राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और तकनीकी कार्य को पूरी तरह से समाज में काया पलट कर दिया गया। काया पलट कर दी गई। आपको काया पलट का अर्थ समझ में आ रहा होगा, इसका तो बताना ही नहीं पड़ेगा ना, काया पलट का अर्थ क्या होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। विदेशी संबंध को नए दर्रे में डाल दिया। अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा, इसको लिखते हैं। ठीक है, इसको लिखते हैं। इससे पहले आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी कार्यों को, आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक कार्यों पूरी तरह काया पलट। ठीक है, पूरी तरह काया पलट गई। किसमें, 19वीं सदी में, 19वीं शताब्दी में। ठीक है, 19वीं शताब्दी में। और क्या हमारा इसके आगे के विदेशी संबंध को नए दर्रे में डाल दिया। अब आपको ये भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, विदेशी डाल दिया, नए दर्रे में डाल दिया। अब
कि अब जो उनके संबंध थे, विदेशी संबंध थे, उनको नए तरीके से वो बनाने लगे, वो अपने संबंध को विदेशों से। कैसे? इस साल के 3 प्रवाह बहुत ही महत्वपूर्ण थे। किस, कब के? 19वीं शताब्दी के। इस साल के 3 प्रवाह बहुत ही महत्वपूर्ण थे। तो आपको इसको समझने के लिए, अगर आपने लिख लिया, ठीक है, अभी अभी इसको रफ नहीं कर रहे हैं हम, इसको लिख लीजिए होगा आपने। तो इसमें एक और इसी से एक पॉइंट और स्टार्ट होता है, इसी के अंदर ही से स्टार्ट हुआ। इसमें हम क्या लिखेंगे? एक पॉइंट और लिखेंगे। इस साल से 3 प्रवाह, 3 प्रवाह बहुत ही महत्वपूर्ण थी इस साल में 3 प्रवाह बहुत ही महत्वपूर्ण थे। अब उन प्रवाह की बात कर देते हैं और फिर उसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। अभी अभी एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, अभी एक्सप्लेन करेंगे। पहले उनके नाम सुन लीजिए, कौन कौन से प्रवाह हैं। पहला, इस साल में 3 प्रवाह बहुत ही महत्वपूर्ण थे। इसमें पहला प्रवाह हमारा क्या था? पहला प्रवाह हमारा था, पहला प्रवाह था व्यापार का प्रवाह। लिख लीजिए, व्यापार का प्रवाह, व्यापार का प्रवाह। दूसरा हमारा क्या है? लिखते जाइए। दूसरा हमारा है श्रम का प्रवाह, ठीक है, श्रम का प्रवाह। अभी आपको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है, श्रम का प्रवाह अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे एक एक प्रवाह को। तीसरा हमारा क्या है? पूंजी का प्रवाह, ठीक है, पूंजी का प्रवाह। पूंजी का अगर आप नहीं समझ पा रहे तो अभी हम आपको बताते हैं क्या है। हमारा जो तीसरा है, पूंजी का प्रवाह है, ठीक है। हमने तीनों के नाम इसलिए लिखवा दिए ताकि अब आपको एक्सप्लेन करेंगे, अब आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि क्या क्या है इसमें, ठीक है। अब इसमें क्या क्या है अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। इस साल में 3 प्रवाह बहुत ही महत्वपूर्ण थे। तीनों के नाम, व्यापार का प्रवाह, श्रम का प्रवाह और पूंजी का प्रवाह। अब बात करते हैं ये हमारा है क्या। ये आपको हेडिंग से समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन अब आपको ये मदद करेंगी ये हेडिंगे। कब? जब आपको ये समझ में आ जाएगा तब ये आपकी दोस्त बन जाएंगी ये हेडिंगे, आपको याद करने में मदद करेंगी। कैसे? कि पहला क्या है हमारा? पहला हमारा है व्यापार का प्रवाह। पहला हमारा क्या है? व्यापार का प्रवाह, जो 19वीं सदी में मुख्य रूप से वस्तुएं जैसे कपड़ा, गेहूं आदि का व्यापार तक ही सीमित था। यानी कि 19वीं सदी में किस किस वस्तुओं का पहले व्यापार करा जाता था? कपड़े का, ठीक है, कपड़े का, गेहूं का, कपड़े का, अनाज का, अनाज लिख लीजिएगा, कपड़े और अनाज का, खाली इन्हीं तक ही सीमित था। किसमें? हमारा 19वीं शताब्दी में। तो इसको कैसे लिखेंगे? इसी में लिखिए, कपड़े, कपड़े और गेहूं, इससे आप याद रखेंगे। आपको इससे कंफ्यूजन तो नहीं होगा। इसमें केवल कपड़े और गेहूं तक ही सीमित था। क्या सीमित था? व्यापार का, व्यापार का प्रवाह। इसमें क्या होता था? खाली गेहूं और कपड़े ही, यानी कि अनाज, इसमें अनाज ही बीजों, अनाज के अंदर ही गेहूं आ जाता है। तो उसको क्या लिखेंगे? आप गेहूं लिखेंगे तो इससे आपको याद रहेगा, कपड़े और गेहूं तक ही सीमित था। पहले वाले में क्या? व्यापार प्रवाह में खाली कपड़े और गेहूं तक ही सीमित था। दूसरा हमारा क्या? दूसरा श्रम प्रवाह। इसमें क्या था? लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे, ठीक है, लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे। क्यों? व्यापार के लिए। व्यापार के लिए नहीं, अपना रोजी रोटी चलाने के लिए, क्योंकि उनको काम नहीं मिल रहा था, ठीक है। दूसरी जगह जाके वो स्थानांतरित होकर वहां पर क्या करते थे? मजदूरी करते थे और अपना पेट पालते थे, अपने आप का रोज बसर करते थे। अब उसको कैसे लिखेंगे? इसमें कैसे लिखेंगे कि जैसे हमको याद हो जाए। इसमें लोग काम, रोजगार की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। इसमें लोग रोजगार की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, ठीक है, एक जगह से
दूसरी जगह जाते थे, किस लिए? रोजगार के लिए। कई सारे मजदूर, ठीक है, अभी बताएंगे उनकी संख्या कितनी थी, बहुत बड़ी भारी संख्या में वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। क्यों? क्योंकि उनको रोजगार मिल जाता था, ठीक है, उनको क्या मिल जाता था? रोजगार मिल जाता था, इसलिए वो दूसरी जगह चले जाते थे। अब बात करते हैं पूंजी प्रवाह की। पूंजी प्रवाह के अंदर क्या आता है? पूंजी प्रवाह, इसमें एक पॉइंट और है हमारा, जो हमारा दूसरा है। दूसरा हमारा क्या है? श्रम का प्रवाह। दूसरा हमारा क्या है? श्रम का प्रवाह। उसमें क्या है? कम से कम 5 करोड़ लोगों ने बेरोजगारी के कारण यूरोप छोड़ दिया। बेरोजगारी के कारण यूरोप छोड़ दिया और बाहर जाकर क्या करने लगे? व्यापार करने लगे। बाहर जाकर व्यापार करने लगे, और व्यापार या फिर रोजगार, ठीक है, अब रोजगार ही करेंगे क्योंकि अब बाहर जा रहे हैं अपना देश छोड़कर। अब बताइए, जो वहां पे व्यापार कर रहा होगा तो वो थोड़ी ना छोड़ के जाएगा, वो कहेगा हमारा व्यापार चल रहा, हमारा रोज बसर हो रहा। अब क्या करेंगे? जो वहां के मजदूर है, जो वहां पे बिल्कुल ही गरीब है, तो वो क्या करेगा? उसको भी तो कमाना है और खाना है, तो वो क्या करता था? वो वहां से निकल जाता था, यूरोप छोड़ देता था और दूसरी जगह जाके वहां पर काम करता था। रोजगार की तलाश में वो लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे। कितने लोग? कम से कम लगभग 5 करोड़ लोगों ने बेरोजगारी के कारण यूरोप छोड़ दिया। इसमें और एक पॉइंट है हमारा, लिख लीजिए इसको, ये लिखते हैं, ठीक है, दूसरे वाले में लगभग लिखिए, लगभग 5 करोड़ लोगों ने रोजगार के कारण यूरोप छोड़ दिया। रोजगार के कारण यूरोप छोड़ दिया। समझ में आ रहा होगा आपको? लगभग 5 करोड़ लोगों ने रोजगार के लिए यूरोप छोड़ दिया। आप समझ पा रहे हो कि कितनी बड़ी संख्या में लोग वहां से चले गए थे। किस लिए? श्रम प्रवाह में। किसमें? लोग रोजगार की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह चले जाते थे श्रम प्रवाह के अंदर, ठीक है, इसकी बात हो गई है। अब बात करते हैं हमारे पूंजी प्रवाह की। पूंजी प्रवाह की बात करते हैं, इसमें क्या आता है? पूंजी प्रवाह के अंदर हमारा क्या आता है, ठीक है, पूंजी प्रवाह के अंदर क्या आता है? इसमें जिसे अल्पया की अवधि के लिए दूर दराज के इलाकों में निवेश कर दिया जाता था। अब इसको निवेश का अर्थ क्या होगा और दूर दराज, इसका अर्थ आपको सब समझ में आएगा। बस क्या है, वीडियो देखते रहिए और उसको समझते जाइए। अभी हमने आपको हेडिंग लिखी थी, आपको नहीं समझ में आ रहा होगा कि व्यापार प्रवाह क्या होता है। अभी हमने बस इतना छोटा सा वर्ड और लिख दिया उसमें, क्या इसमें केवल कपड़े और गेहूं तक ही व्यापार सीमित था। अब आपको समझ में आ गया। अब आपसे कोई भी नींद में भी पूछेगा तो आपका व्यापार प्रवाह क्या होता है, तो आपके मुंह से निकलना चाहिए कि क्या होता है। इसमें केवल गेहूं और कपड़े तक ही व्यापार सीमित था। दूसरा हमारा क्या है? श्रम प्रवाह। श्रम प्रवाह, इसमें लोग रोजगार के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। और ये कितनी संख्या, अगर संख्या बताने के लिए कही जाए, लगभग 5 करोड़ लोगों ने यूरोप छोड़ दिया केवल रोजगार के लिए। तीसरा हमारा क्या रहता है? पूंजी प्रवाह। अभी आपको ये भी नहीं समझ में आ रहा होगा, क्या है, अभी इसको बताएंगे तब आपको समझ में आएगा ना, ठीक है, जब तक आपको बताया नहीं जाएगा तब तक कहां से समझ में आएगा, ठीक है। तो सुनते हैं पूंजी प्रवाह हमारा क्या होता है, इसको ध्यान से सुनिए और लिखते चलिएगा, ठीक है। लिखेंगे, आधी चीजें आपको यही याद हो जाएंगी। बस एक बार क्या है, वीडियो खत्म होने के बाद ये जो नोट्स बनवाए जाते हैं इसको एक बार तेजी से रिवाइज कर जाइए। कम से कम 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा, हमारे कहने का मतलब ये, ठीक है। जितने भी नोट्स यहाँ बनवाए जाते हैं 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा, उसको तेजी से रिवाइज कर जाइए, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा, ठीक है, हमेशा के लिए याद हो जाएगा। बस अगर आपने वीडियो देखने के बाद ऐसे ही छोड़ दिया कि हाँ बाद में पढ़ लेंगे, तो फिर वो पढ़ लेंगे, जब वो दोबारा पढ़ेंगे ना तो आपको उतना ही टाइम लगेगा और आपको समझ में नहीं आएगा, फिर आप वीडियो देखोगे। इससे बढ़िया क्या है, वीडियो देखिए आपने, फिर उसको क्या करा कि जो नोट्स बनाया उसको क्या करा, हमने उसको पढ़ लिया तेजी से, हमको याद हो गया। जिसकी अल्पया दी अवधि के लिए आपको नोट चाहिए जरूर कमेंट करिएगा टेलीग्राम में जाकर, हमने बता दिया है कैसे कमेंट करना है, या फिर आप इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में ही कमेंट कर दीजिएगा, आपको हम नोट्स प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। क्या लिखा है? पूंजी प्रवाह। पूंजी प्रवाह की बात करी जाए जिसमें अल्पावधि अवधि के लिए क्या करते थे लोग, दूर दराज के इलाकों में निवेश कर दिया जाता था।
दूर दराज के किसमें, इलाकों में निवेश कर दिया जाता था, इलाकों में निवेश कर दिया जाता था। लिख लीजिए। ये आपको समझ में आ रहा है किस जगह का पॉइंट लिखा है? ये दूसरी वाली हेडिंग का पॉइंट लिखा है, किसका, संप्रवाह का। इसमें लोग रोजगार की तलाश में एक जगह दूसरी जगह जाते थे और ये संख्या लिखी, कम से कम 5 करोड़ लोगों ने यूरोप छोड़ दिया था, किसके लिए, रोजगार के लिए। और हमारा तीसरा क्या है, पूंजी का प्रवाह, जिसमें अल्पावधि के लिए दूर दराज के इलाकों में निवेश कर दिया जाता था, और इसमें क्या करा जाता था, जिसमें पूंजी प्रवाह, अमेरिका के लोग आगे बढ़ते जाते थे और अनेक प्रकार के इनके पास की अधिक पैसा था, ये लोग अमीर थे, अमीर देश में थे। बताइए, पहले हमने क्या करी थी, भारत और चीन की बात करी थी, भारत और चीन सबसे अमीर था। अब क्या कारण था जिसके कारण वो पीछे चला गया? यही वो कारण है जो हम आपको पढ़ा रहे हैं इस टाइम। इसी कारण हमारा भारत और चीन के जो उसको पीछे छोड़ दिया था अमेरिका ने पीछे छोड़ दिया था। क्या लिखा है, पूंजी प्रवाह में अमेरिका के लोग आगे थे, उनके पास अधिक पैसा था। पहला पॉइंट इसमें कंप्लीट हो गया, इसका पहला पॉइंट कंप्लीट हो गया। इसका दूसरा पॉइंट लिखिए, ठीक है, ये हमारा अलग ही पॉइंट है, इसको अलग कर देते बॉक्स में, इसको अलग कर देते। अब इसी का तीसरे का पूंजी प्रवाह का ही बात है, इसमें क्या लिखेंगे, अमेरिका के जो लोग थे, अमेरिका में पूंजी प्रवाह में अमेरिका के लोग आगे थे, पूंजी प्रवाह में अमेरिका के लोग आगे थे, अमेरिका के लोग आगे थे। पूंजी प्रवाह में अमेरिका के लोग आगे थे और उनके पास अधिक पैसा था, धन था, कुछ भी लिख दीजिए, ठीक है। पूंजी प्रवाह में अमेरिका के लोग आगे थे और उनके पास धन ज्यादा था, यानी कि धन अधिक था। उन्होंने दूसरे देशों में अपना पैसा निवेश करना प्रारंभ कर दिया, ठीक है। उन्होंने दूसरे देशों में निवेश करना प्रारंभ कर दिया। अभी आपको समझाते हैं कैसे प्रारंभ कैसे करा, ठीक है। लिख लीजिए पहले इसको। इन्होंने दूसरे देशों में निवेश करना प्रारंभ कर दिया, किसके, अमेरिका के लोगों ने दूसरे देशों में, क्योंकि वो उन लोगों के पास पैसा ज्यादा था, वो लोग क्या करते थे, दूसरे देशों में निवेश करना प्रारंभ कर दिया था अमेरिका के लोगों ने। अब विश्व अर्थव्यवस्था का उदय, इसके बाद है विश्व अर्थव्यवस्था का उदय। अभी इन सभी बातों का हम आपको समझाते हैं कि इसमें क्या है, ठीक है। इसमें क्या करा गया, निवेश करना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने क्या करा, जैसे कि देखिए, वर्ल्ड का मैप बना के आपको दिखाते हैं, इसको लिख लीजिए रफ करके, फिर हम आपको दिखाते हैं, ठीक है। इसको लिख लीजिए जल्दी से, अगर नहीं लिखा है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में लिखिएगा, लेकिन लिख जरूर लीजिएगा। अभी हम आपको वर्ल्ड मैप बना के बताते हैं, ठीक है। विश्व अर्थव्यवस्था का उदय, हेडिंग आपने देख ली होगी, इसी के आगे से स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। हमारी पहली हेडिंग उसको 19वीं शताब्दी को आपने पढ़ा होगा, तो इसके बाद ये हमारी क्या है, विश्व अर्थव्यवस्था का उदय, ठीक है, यही हमारी हेडिंग है। तो इसके बाद हमारी यही हेडिंग है, इसमें हम क्या समझेंगे, इन तीनों को समझेंगे। तो इसमें क्या लिखेंगे, इसमें जो हमारी विश्व अर्थव्यवस्था का उदय है, इसमें क्या है, आइए हम लोग इसमें जो हमारा इन तीनों, जितने भी हमने तीनों प्रवाह की बात करी, इसमें हम इसको समझेंगे, किसमें, विश्व अर्थव्यवस्था का उदय, इसमें हम समझेंगे उन तीनों प्रवाह को। 18वीं शताब्दी के आखिरी दशक तक ब्रिटेन में कॉर्न लॉ लागू था, ठीक है, कॉर्न लॉ लागू था। अब अभी हम बताएंगे कॉर्न लॉ था भी क्या, ठीक है, कॉर्न लॉ होता क्या, कॉर्न लॉ होता क्या है, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले क्या लिखिए,
18वीं सदी के आखिरी दशक तक ब्रिटेन में कॉर्न लॉ लागू था। 18वीं सदी के दशक तक ब्रिटेन कॉर्न लॉ लागू था। ठीक है, समझ में आ रहा होगा क्या लिखा है हमने? 18वीं सदी के दशक तक ब्रिटेन में कॉर्न लॉ लागू था। अब कॉर्न लॉ होता क्या है? ठीक है, कॉर्न लॉ होता क्या है हम आपको बताते हैं कि किसी भी देश में कि वो निर्यात कर सकता है, आयात नहीं कर सकता है। ठीक है, सॉरी, निर्यात निर्यात यही है। ठीक है, निर्यात नहीं कर सकता है, आयात कर सकता है, कि यानी कि अपने सामान को बाहर बेच सकता है, लेकिन बाहर के सामानों को अंदर नहीं आने देगा। कि जैसे कि हम लोग कि मान लीजिए चीन से व्यापार करते हैं भारत के लोग, तो क्या करते हैं कि हम अपने सामान को बाहर बेच रहे हैं। ठीक है, बाहर बेच रहे हैं, ठीक है, उनके सामानों को हम अपने देश में नहीं खरीद रहे हैं। ठीक है, ये इसको कहते हैं हम कि कॉर्न लॉ। ठीक है, कॉर्न लॉ इसी को कहते हैं। इस कानून के तहत कोई भी देश अपने भोज्य पदार्थ को ब्रिटेन को, ठीक है, अपने भोज्य पदार्थ को ब्रिटेन निर्यात नहीं कर सकता था। ठीक है, ब्रिटेन निर्यात नहीं कर सकता था। हमने आपको बताया आयात कर सकते हैं, निर्यात नहीं कर सकते हैं। तो इसमें ये लिखेंगे। ठीक है, 18वीं शताब्दी के दशक में तक ब्रिटेन में कॉर्न लॉ लागू था। ये कानून है। ठीक है, कॉर्न लॉ क्या है? हमारा कानून है। कॉर्न लॉ कानून लागू था। इस कानून के तहत कोई भी देश अपने भोज्य पदार्थ को ब्रिटेन निर्यात नहीं कर सकता था। इसमें लिखिएगा। ठीक है, इसमें एक पॉइंट लिखिएगा छोटा से, इसी के अंदर है, कोई हमारा पॉइंट नहीं है इसके बाद में। तो इसमें क्या लिखेंगे? कॉर्न लॉ, इस कानून के तहत तो ये हमारा खाली किसकी? ब्रिटेन में कॉर्न लॉ लागू था। हर जगह की बात नहीं करी जा रही है। कहाँ? ब्रिटेन में, ब्रिटेन की बात करी जा रही है। इस कानून के तहत कोई भी देश अपने भोज्य पदार्थ को अपने भोज्य पदार्थ को क्या करता था? ब्रिटेन निर्यात नहीं कर सकता था। आयात कर सकता है। ठीक है, आयात कर सकता है, क्या नहीं कर सकता? निर्यात नहीं कर सकता है। निर्यात नहीं कर सकता। इस कानून के तहत कोई भी देश अपने भोज्य पदार्थ को ब्रिटेन निर्यात नहीं कर सकता है। ठीक है, ब्रिटेन निर्यात नहीं कर सकता। इस कानून में यही है। ठीक है, कॉर्न लॉ में। इसके आगे क्या है हमारे? कुछ दिन बाद ब्रिटेन में जनसंख्या बढ़ने के कारण, ठीक है, कुछ दिनों बाद ब्रिटेन में जनसंख्या बढ़ने के कारण, ठीक है, जनसंख्या दर बढ़ गई। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी, भोजन की मांग में वृद्धि हो गई। ठीक है, भोजन की मांग में वृद्धि हो गई। अब बात यहीं से आपको समझना है, अभी सब आपको स्टोरी समझ में आ जाएगी कि कॉर्न लॉ है क्या। अर्थव्यवस्था, इसमें अर्थव्यवस्था की क्यों बात कर रहे हैं? 18वीं शताब्दी के दशक में ब्रिटेन में कॉर्न लॉ लागू हो गया। इस बात को हम समझा ही क्यों रहे? बताइए, इतना अच्छा से टॉपिक चल रहा था हमारी 19वीं सदी, उसको तो हमने बता दिया। लेकिन उसके बाद हमारा क्या आ गया? विश्व अर्थव्यवस्था का उदय। 18वीं सदी के दशक तक ब्रिटेन में कॉर्न लॉ लागू था। इस कानून के तहत कोई भी देश अपने भोज्य पदार्थ को ब्रिटेन निर्यात नहीं कर सकता था। अब इसके आगे जो हमारा बिंदु है, इसमें महत्वपूर्ण बिंदु, कुछ दिनों बाद ब्रिटेन में जनसंख्या दर बढ़ गई, और जनसंख्या बढ़ी तो भोजन की मांग में वृद्धि हो गई।
वृद्धि हो गई। ठीक है, अब आप कहेंगे वृद्धि कैसे हो गई, भोजन की मांग में वृद्धि हो गई। अब बताइए, अगर किसी परिवार में, ठीक है, परिवार में 4 लोग हैं, ठीक है, किसी परिवार में 4 लोग हैं, तो कितने में खा लेगा? मान लीजिए 1 किलो चावल में सब लोग खा लेंगे, 1 किलो गेहूं में सब लोग खा लेंगे, 4 लोग हैं, ठीक है, 1 किलो में सब लोग खा लेंगे। अगर वही 20 लोग हैं, एक परिवार में 20 सदस्य है, एक परिवार में 20 सदस्य है, तो वो लोग कितने में खाएंगे? सोचिए, 4 लोग 1 किलो में, ठीक है, और जब 20 लोग आ जाएंगे तो वो कितने में खाएंगे? इसी को ही कहते हैं क्या, कि जब जनसंख्या बढ़ी तो उसमें क्या हो गया, भोजन में भी वृद्धि हो गई। ठीक है, जब जनसंख्या बढ़ी तो उसमें क्या हो गया, भोजन में वृद्धि हो गई। अब क्या पड़ेगा, 5 की आवश्यकता पड़ेगी, 5 किलो गेहूं की। तो इससे ये समझ में आ रहा है कि वहां पे क्या हो गया, ब्रिटेन में जनसंख्या बढ़ गई कुछ दिनों बाद, कॉर्न लॉ लागू होने के बाद। कॉर्न लॉ लागू होने के बाद वहां पर कुछ दिनों बाद क्या हो गया, वहां पर ब्रिटेन की जनसंख्या बढ़ गई, जिससे वहां की भोजन की मांग में वृद्धि हो गई। भोजन की मांग में वृद्धि हो गई, ये बात आप याद रखिएगा। और भोजन की मांग में वृद्धि हो गई, यहीं से असली खेल स्टार्ट होता है। ठीक है, यहीं से असली खेल स्टार्ट होता है कि वहां पे जब भोजन की मांग में वृद्धि हो गई तो अब उनको क्या करना है, निर्यात तो वो कर नहीं सकते, आयात से कितना कर लेंगे, आयात से कितना अपना देश चला लेंगे वो ब्रिटेन के लोग। तो उनको क्या करना पड़ गया, अंत में उन्होंने कॉर्न लॉ को हटा दिया और फिर निर्यात करने लगे। ठीक है, निर्यात करने लगे, तब उनका जो वहां पर कुछ दिनों बाद जो जनसंख्या बढ़ी थी तो वो क्या हो गया, एकदम ठीक हो गई। जो भोजन की मांग में वृद्धि हुई थी वो बिल्कुल अच्छे से चलने लगा, क्योंकि निर्यात नहीं हो पा रहा। तो बताइए आयात करके कितना वो अपना देश चला लेंगे। तो वो क्या हुआ कि कुछ दिनों बाद जनसंख्या उनकी बढ़ गई, अब भोजन की मांग ज्यादा हो रही है, तो उन्होंने क्या करा कि कॉर्न लॉ को हटा दिया। कॉर्न लॉ को हटा दिया तो अब क्या होगा, निर्यात भी होगा। निर्यात भी होगा तो लिखेंगे अब उसमें, भोजन की मांग बढ़ी तो कृषि पर आधारित सामानों में भी वृद्धि हो गई। ठीक है, अब कृषि पर आधारित अनाज की, तो ठीक है, अनाज की तो वृद्धि होगी, अनाज तो ही चाहिए होगा, अनाज की मांग ही तो बढ़ेगी। तो उसमें क्या लिखेंगे, भोजन की मांग बढ़ी, भोजन की मांग बढ़ी तो कृषि आधारित सामानों के मांग में भी वृद्धि हो गई। भोजन की मांग बढ़ी तो भोजन की मांग बढ़ी तो कृषि पर आधारित सामानों में भी। अब जब भोजन उनको चाहिए, अधिक चाहिए, क्योंकि वहां के लोगों की जनसंख्या बढ़ गई, अब वो ऐसा थोड़ी ना करेंगे कि नहीं भोजन नहीं देंगे, जितने लोग जनसंख्या बढ़ी उनको मार दो, ऐसा नहीं करेगा कोई भी देश। तो वो क्या करेगा कि वो चाहेगा कि हम कितने लोगों को बचा ले, जनसंख्या बढ़ी तो वो क्या करेगा कि कितने ज्यादा ज्यादा लोगों को बचा ले। तो उसने क्या करा, कॉर्न लॉ को हटा दिया और निर्यात करने लगे। तो भोजन की मांग बढ़ी तो जो वहां के सामान थे, कृषि पर आधारित सामानों में भी वृद्धि हुई। ठीक है, अब ये पॉइंट जब आपने लिखा तो इससे पहले ब्रिटेन में भुखमरी आती, सरकार ने कॉर्न लॉ समाप्त कर दिया। ये बात हम आपको बात बताते जा रहे हैं। ठीक है, बात बताते जा रहे हैं, बस उसको सुनते जाइए और जो हम लिखवाते जा रहे हैं उसको लिखते जाइए। ठीक है, इससे पहले ब्रिटेन में भुखमरी आती, सरकार ने कॉर्न लॉ हटा दिया। ठीक है, कॉर्न लॉ हटा दिया तो अब क्या होगा, किसी भी देश में निर्यात भी होगा और आयात भी होगा। ठीक है, आयात भी होगा और निर्यात भी होगा। पहले क्या होता था, पहले निर्यात नहीं होता था। ठीक है, निर्यात नहीं होता था, निर्यात नहीं होता था। अब क्या हो गया, आयात निर्यात दोनों हो रहा है। तो ऐसे बना दिया, एरो बना दिया। ठीक है, आयात निर्यात दोनों हो रहा है। तो क्या हुआ, कॉर्न लॉ हटा दिया गया। उनको पता है अगर कॉर्न लॉ नहीं हटाया तो क्या होगा, वहां पे भुखमरी आ जाएगी और बहुत सारे जितनी भी जनसंख्या बढ़ी तो वो बच्चे मारे जाएंगे। वहां पे जो बूढ़े होंगे वो भी तो भुखमरी से मरेंगे, तो वो भी मारे जाएंगे। तो वहां की सरकार ये नहीं चाहती थी, तो उन्होंने कॉर्न लॉ हटा दिया। ठीक है, कॉर्न लॉ हटा दिया। अब बात करते हैं उसके आगे की, जिससे अलग अलग देशों के व्यापारियों ने ब्रिटेन में भोजन निर्यात किया। ठीक है, आपको समझ में आ रहा, आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक, क्योंकि इसमें कोई सा भी
कठिन शब्द नहीं दिया हुआ, इसमें क्या कहा जा रहा है कि जिससे अलग अलग देशों ने अलग अलग देशों के व्यापारियों ने ब्रिटेन में भोजन का निर्यात किया, जिससे अलग अलग देशों ने ब्रिटेन भोजन का निर्यात किया। ठीक है, भोजन का निर्यात किया। यह बात आपको समझ आ रही हो, जिससे अलग अलग देशों ने ब्रिटेन में भोजन का निर्यात किया कि अब वहां पे निर्यात शुरू हो चुका है, क्योंकि कॉर्न लॉ हट चुका है। कॉर्न लॉ हट चुका है तो वहां पे क्या होगा, भोजन का निर्यात शुरू हो गया है। भोजन की कमी में बदलाव आया और विकास होने लगा। भोजन की कमी में बदलाव आया और वहां क्या होने लगा, विकास होने लगा। वहां विकास होने लगा। कहा, ब्रिटेन में भूलिएगा मत, हम आपको वहां इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपको बात बता दी गई है कि कहाँ पे, जिसमें अलग अलग देशों ने ब्रिटेन में भोजन का निर्यात करा। तो जाहिर सी बात है, भोजन की मांग की कमी में बदलाव आया और वहां पर विकास होने लगा। कहाँ पर, ब्रिटेन में विकास होने लगा। बात कर लेते, इसको अच्छे से समझ लेते कि कॉर्न लॉ लगाने से क्या क्या हुआ और कॉर्न लॉ हटाने के बाद क्या क्या फायदे हुए। ठीक है, कॉर्न लॉ लगाने के क्या क्या हानियां हुई और कॉर्न लॉ हटाने के क्या क्या फायदे हुए, तो उसको समझ लेते हैं एक बार। लागू किया, हटा दिया। अब इसमें क्या क्या हुआ, अब बताइए कॉर्न लॉ हटाने के उसमें फायदा हो गया कि क्या, कि वहां की जो जनसंख्या बढ़ी थी वो मरी नहीं और वो बच गए, जिससे अलग अलग देशों ने क्या हुआ था, वहां पे भोजन निर्यात शुरू कर दिया था, क्योंकि वहां पे कॉर्न लॉ हट चुका था। कॉर्न लॉ जब लागू किया गया तो क्या क्या हुआ था, वहां पे भोजन की मांग बढ़ गई, जनसंख्या वृद्धि हो गई, भोजन के दाम बढ़ गए। ठीक है, भोजन की मांग में वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि, अब जनसंख्या वृद्धि और वहाँ की जो भोजन, जाहिर सी बात है जहाँ जनसंख्या बढ़ेगी वहाँ पे भोजन की मांग भी बढ़ेगी और भोजन के दाम भी बढ़ गए। भोजन के दाम बढ़ गए। ये आपको समझ में आया? ये हमारे इतने सारे काम हुए थे खाली कॉर्न लॉ लागू से। अब बात करते हैं कॉर्न लॉ हटाने के क्या क्या फायदे हुए। अभी तो देखिए कॉर्न लॉ हटाने के फायदे क्या क्या हुए। व्यापार बढ़ गया। ठीक है, हमने क्या बताया आपको, व्यापार बढ़ गया। अब व्यापार बढ़ गया किसी भी देश में तो जाहिर सी बात उसमें क्या होगा, वो उस देश का विकास जरूर होगा। उस देश का विकास जरूर होगा। अगर किसी भी देश में विकास करना है तो वहां पे क्या करेगा वो देश, व्यापार अपना बढ़ा दे, वो देश अपना क्या होगा, विकसित होने लगेगा अपने आप। क्या करे, बस वो व्यापार अपना बढ़ा दे। तो क्या होगा इससे कि पहले निर्यात नहीं होता था तो अब कॉर्न लॉ हटने के बाद व्यापार होने लगा, निर्यात होने लगा। भोजन का उपभोग की समस्या, भोजन में उपभोग की समस्या आ गई, भोजन का उपभोग की समस्या आ गई, विकास होने लगा। ठीक है, भोजन की मांग में पूर्ति, ये लिख लीजिए, भोजन की पूर्ति और वहां पर विकास होने लगा, विकास होने लगा। किससे, कॉर्न लॉ हटा दिया तब ब्रिटेन में। ये पॉइंट्स आप लिख लीजिएगा। ठीक है, कॉर्न लॉ लगाने से क्या क्या हुआ, कॉर्न लॉ हटाने से क्या क्या हुआ, ये आपने लिख लिया होगा। नहीं लिखा स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। स्टार्ट करते हैं इसके आगे टॉपिक। अब जो हमारे महत्वपूर्ण बिंदु हम बताने जा रहे हैं तो वो हमारे किसके अंतर्गत आएंगे, विश्व का, जो हमने बताया था जो हेडिंग, विश्व अर्थव्यवस्था का
उदय, उसी के अंतर्गत हमारे जो अभी महत्वपूर्ण बिंदु उसके आगे के बताने जा रहे हैं उसी के अंदर आएंगे, तो उसको पहले लिख लेते हैं। उसी के अंदर आएंगे, ठीक है, उसी के अंदर आएंगे, कोई नई हेडिंग नहीं है, उसी के अंतर्गत आएंगे जितने भी हम बातें बोलने जा रहे हैं। व्यापार ही किसी देश के विकास का कारण है, ठीक है, व्यापार ही किसी देश के विकास का सबसे बड़ी बात है। व्यापार ही किसी देश के विकास की सबसे बड़ी बात है। हमने बता दिया व्यापार, ठीक है, व्यापार। अब उनको भी ये बात समझ में आ गई कि अगर हमें अपना देश विकसित करना है तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, व्यापार बढ़ाना पड़ेगा, व्यापार बढ़ाना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या करा, व्यापार बढ़ा दिया। पहले कॉर्न लॉ के कारण व्यापार नहीं हो पाता था, क्योंकि व्यापार का होता है आयात और निर्यात। तो क्या होता था, वहां पे आयात होता था, निर्यात तो नहीं होता था कॉर्न लॉ के कारण। कॉर्न लॉ हट गया तो वहां पे निर्यात होने लगा, ठीक है, निर्यात होने लगा। तो उसी की बात करी जा रही, व्यापार ही किसी देश का विकास की सबसे बड़ी बात होती है। आगे आगे आते उसके पॉइंट्स की बात करते हैं। व्यापार में वृद्धि किस प्रकार किया जाए, व्यापार में वृद्धि किस प्रकार किया जाए, ठीक है, व्यापार में वृद्धि किस प्रकार किया जाए, उन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करते हैं। व्यापार में किस प्रकार वृद्धि की जाए, आपको ये समझना है, ठीक है, व्यापार में किस प्रकार वृद्धि करी जाएगी, ठीक है, व्यापार में किस प्रकार वृद्धि करी जाएगी। अब इसकी बात करते हैं। व्यापार में वृद्धि करने के लिए नए जहाज बनाए गए, ताकि हम समुद्र के द्वारा यात्रा करके और किसी अगले देश में जाके उसमें क्या करे, व्यापार करे, अपने देश के सामानों को ले जाकर बेचे, व्यापार करे, ठीक है, निर्यात करे। अब नए जहाज बनाए जाए, किस लिए, यही है हमारे, किस प्रकार वृद्धि की जाए, इसके अंतर्गत नए जहाज बनाए जाए, नए जहाज बनाया जाए। दूसरा हमारा क्या है इसके अंतर्गत, दूसरा है रेलवे का निर्माण किया जाए, रेलवे का निर्माण किया जाए, ठीक है। अब आप क्या, गेहूं आता है, ठीक है, आपके राज्य में गेहूं आता है, तो वहां पे उगाया नहीं जाता है, ठीक है, उगाया नहीं जाता है, दूसरी जगह से वो आता है, किसके, इसके माध्यम से, और कुछ इसके माध्यम से आते हैं, ठीक है। रेलवे का निर्माण कराया जाए, जिससे वहां पे रेलवे स्टेशन बनेंगे, जिससे रेलवे स्टेशन बनाने पड़ेंगे, जिससे रेलवे स्टेशन बनाने पड़ेंगे। अब आपको ये हमने क्यों लिखा, क्योंकि अब बताइए जहाँ रेल चलेगी तो वहाँ क्या रेलवे स्टेशन नहीं बनेगा, और वो लोग रेल के द्वारा व्यापार करने लगे ब्रिटेन लोग, और नए जहाज बनाए जाए, किस लिए, व्यापार में वृद्धि करनी है, तो नए जहाज बनाया जाए, रेलवे का निर्माण कराया जाए, जिससे रेलवे स्टेशन भी बनाए जाएंगे, क्योंकि रेलवे का निर्माण कराया जाएगा, रेलवे स्टेशन भी बनाए जाएंगे। अब बात करते हैं अगले महत्वपूर्ण बिंदु की, क्या है, मजदूर की जरूरत पड़ेगी, जिससे मजदूर को पैसे देने के तौर पर पूंजी का प्रवाह हुआ, ठीक है, जिससे मजदूर को पैसे देकर क्या करते थे, वो लोग काम करवाते थे, मजदूर को पैसे देकर। अब बताइए, अगर किसी को अपने खेत से अनाज उसने काट के रखा हुआ है, तो वो वहां से ले जाएगा, रेल के द्वारा डालेगा, उसको उठाकर नाव में रखेगा, ठीक है, किसी गोदाम से उठाकर, तो उसका क्या करेगा, वो पैसा तो लेगा ना, पैसा लेगा, तो उसी को क्या कह रहे हैं कि मजदूरों को पैसे देने की बात हो रही। तो क्या कहा जा रहा है, मजदूर की जरूरत पड़ी, और तो मजदूर को पैसे देने के तौर पर पूंजी का प्रवाह हुआ, मजदूर की जरूरत पड़ी तो मजदूर को पैसे जो मजदूर को पैसे दिए जाते थे, ठीक है,
मजदूर को पैसे देने के तौर पर पूंजी प्रवाह हुआ। क्या हुआ? पूंजी प्रवाह हुआ। समझ में आ रहा होगा आपको पूंजी प्रवाह अब क्या है। अब जो मजदूर होगा वो आपका काम कोई भी फ्री में नहीं करेगा, ठीक है। आप सोचो मजदूर ले आया आपने, उससे अपना घर बनवा लिया, ठीक है, 6 मंजिल 7 मंजिल, तो अब उसको क्या बनाया आपने, वो तो बना लिया अपना घर, तो क्या उसको आप पैसे नहीं दोगे? पैसे नहीं दोगे? पैसे दोगे आप। अगर पैसे नहीं दिए तो कहो वो बुलडोजर भी चलवा दे आपके घर पे, तो क्या करेगा मजदूर, जो मजदूर मजदूर की जरूरत पड़ी, मजदूर की जरूरत पड़ी तो मजदूर की जरूरत पड़ी तो मजदूर की जरूरत पड़ी तो मजदूर को पैसा देना के तौर पर पूंजी प्रवाह। पूंजी प्रवाह अंडरलाइन कर लिया करिए, जहां आपको जिस भी शब्द का अर्थ समझ में आने लगे। क्या हुआ? यही है इसका अर्थ, यही है पूंजी प्रवाह का अर्थ, यही है कि मजदूर की, अब जब व्यापार बढ़ा तो वहां पे मजदूरों की भी जो आवश्यकता पड़ेगी और उनको पैसे देकर ही उनसे काम कराया जाएगा। जैसे जैसे सामान का निर्माण होगा और भोजन का स्थानांतरण होगा, जैसे जैसे ये हम दो इसलिए लिखते हैं क्योंकि जैसे, और फिर ये दूसरी जगह दूसरी बार जैसे यहाँ पे भी लिख लिया करिए, क्योंकि यहाँ दूसरी बार मतलब एक बार लिख दिया और ये दूसरी बार यहाँ लिखा जाएगा। जैसे जैसे सामान का निर्माण हुआ वैसे वैसे भोजन का स्थानांतरण हुआ। ठीक है, भोजन का स्थानांतरण हुआ। अब उन्होंने क्या करा कि अब जब वो चावल उत्पाद कर रहे, मान लीजिए चावल उगा रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, चावल अगर हो गया तो वो अपने पहले राज्य के लिए बचाएंगे, फिर जो बचा हुआ है उसको बेचेंगे और फिर वो उसके बदले किसी दूसरे राज्य से, मान लो मसाले ले लिया या फिर गेहूं ले लिया, यही इसी का तो नाम है आयात निर्यात। इसी को तो कहते हैं आयात निर्यात। यही करने लगे वो, तो क्या हुआ, जैसे जैसे सामान का निर्माण हुआ, जैसे जैसे सामान का निर्माण हुआ, ठीक है, वैसे वैसे भोजन का स्थानांतरण हुआ। ठीक है, भोजन का स्थानांतरण हुआ। अगला क्या है, यानी सब एक दूसरे से जुड़े, सब एक दूसरे से जुड़े और इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, वैश्वीकरण कहते हैं। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, वैश्वीकरण कहते हैं। यानी हम सब एक दूसरे से जुड़े, इसे ही हम वैश्वीकरण कहते हैं। वैश्वीकरण कहते हैं। अब मान लीजिए मैप बना दे, हमने आपसे क्या कहा था, मैप बना के जरूर समझाएंगे, तो मैप बना के समझा दे रहे आपको। समझ में आ रहा हो, दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका, और यहाँ पे ठीक है। आपको वर्ल्ड मैप बनाने के लिए समझ में आ रहा होगा, आपको समझ में आ रहा होगा, समझ में आना चाहिए। बाकी हमें उससे मतलब नहीं कि हमारा मैप कैसे बना, ठीक है, मैप कैसा बनाना है उससे मतलब नहीं। क्या है कि अब जैसे इस राज्य ने व्यापार करना स्टार्ट करा, ठीक है, इस राज्य ने व्यापार करना स्टार्ट करा, तो वो अपने यात्री यहाँ से भेजेगा, कौन जल मार्ग से भेजे, और कोई यहाँ से समुद्र यात्रा से भेजेगा, फिर कोई यहाँ से भी समुद्र यात्रा से इधर आएगा, अपने सामान पहुंचा जाएगा वहां से। ऐसे ही वो लोग क्या करने लगे, मान लीजिए अमेरिका के लोग इससे व्यापार करने लगे यूरोप से, तो यहाँ से भी जाएगा ना सामान, वहां पे यहाँ से भी तो सामान जाएगा। फिर वहां से ये लोग जब सामान भेजने लगे तो क्या हुआ, अब किसी को बिना जाने पहचाने तो आप कोई व्यापार कर नहीं सकते, तो इससे क्या हुआ, उनकी पहचान बढ़ने लगी और व्यापार बढ़ने लगा और फिर वैसे ही उन्होंने एक दूसरे से व्यापार करना चालू करा। इसी को ही तो कहते हैं हम सब वैश्वीकरण, कि एक दूसरे से जुड़ने लगे। एक देश दूसरे देश से जुड़ गया कि नहीं,
समझ में आ रहा है आपको? इन्हीं सब में न जाने कितने सारे देश हैं, और यहीं हमारा आ जाता है क्या, यहीं पे हमारा आ जाता है भारत। ठीक है, यहीं पे हमारा आ जाता है क्या, भारत। यह है आपको भारत समझ में आ रहा, यही आ जाता है भारत। तो वो लोग क्या कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, तो इससे क्या होता है, एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, इसी यही आपको समझाएगा इसमें। इसे हम क्या कहते हैं, वैश्वीकरण। और पूरे चैप्टर में हमने आपसे यही कहा था कि यही आपको समझाने के लिए पूरा प्रयास करा जाएगा, और आपको समझ में भी आया होगा। ठीक है, इतने सारे पॉइंट्स हमने बताया, आपको समझ में आ रहा होगा कि हाँ वैश्वीकरण है क्या, इसके लिए हम लोग ने क्या क्या कर डाला। देख रहे हैं, आपको समझ में आ रहा होगा, सब समझ में आएगा। बस क्या है, लास्ट तक बने रहिएगा, और जो जो बताते जा रहे हैं उसको समझते जाइए। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, वैश्वीकरण कहते हैं। वैश्वीकरण में तकनीक का बहुत बड़ा योगदान था, तकनीक, टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी। ठीक है, वैश्वीकरण में तकनीक बहुत बड़ा योगदान था। अभी हम आपको बताते हैं तकनीक में योगदान क्या। ठीक है, तकदीन जो वहां के तकदीन वो तकनीक तकदीन बता रहे आपको, तकनीक। ठीक है, तकदीन का क्या योगदान था, किसमें, वैश्वीकरण में। ठीक है, वैश्वीकरण में क्या योगदान था तकनीक का, ये हम आपको अभी बताते हैं। इससे पहले अगर आपने ये नहीं लिखा है तो इसको लिखिए पहले। ये हमारे जो उसके अंदर महत्वपूर्ण पॉइंट थे, हमने क्या हेडिंग लिखवाई थी, विश्व में अर्थव्यवस्था का उदय। तो यहाँ हमारा जो विश्व में अर्थव्यवस्था के सारे पॉइंट्स है वो हमारे यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। ठीक है, किसमें, वैश्वीकरण में तकनीक का बहुत बड़ा योगदान था। अभी हम तकनीक का योगदान पढ़ने जा रहे हैं। इसके बाद इसको आप लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से लिखिए। बात करते हैं तकनीक। ठीक है, तकनीक बता रहे आपको, सॉरी, तकनीक का योगदान। ठीक है, तकनीक का योगदान क्या क्या था वैश्वीकरण में। ठीक है, क्या क्या था वैश्वीकरण में तकनीक का योगदान, तकनीक। ठीक है, तकनीक, बार बार स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है हमसे, सोचिए क्या है, तकनीक का योगदान यानी टेक्नोलॉजी। हम आपको बोलेंगे टेक्नोलॉजी। ठीक है, आपको समझ में आएगा टेक्नोलॉजी का योगदान क्या क्या था, क्या क्या दिया था टेक्नोलॉजी ने। यानी कि रेलवे, भाप के जहाज, रेलवे जो भाप के थे, और जहाज संचार, और टेलीग्राम, टेलीग्राम। ठीक है, टेलीग्राम का योगदान। रेलवे जो भाप के इंजन, हमारे जो भाप के इंजन के द्वारा ही तो रेलवे का निर्माण हुआ था। अब उसके बाद जो हमारे फोन का यानी कि टेलीग्राम, और हमारा जहाज बनाया हमने। क्या बताया, व्यापार को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें जहाज बनाना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, रेलवे, रेलवे, आपके जहाज, आपके जहाज, और टेलीग्राम। ठीक है, टेलीग्राम। इसके बाद और जो इसमें सभी तकनीकों का, सभी तकनीक के ही योगदान थे, सभी तकनीक के ही योगदान थे। रेलवे जो भाप के जो जहाज बनते थे, भाप के जहाज, और टेलीग्राम, और सभी जितनी भी ये सभी तकनीक था यानी टेक्नोलॉजी थी, इन सभी का योगदान था हमारे वैश्वीकरण में। यही अगर ये ना होते, बताइए एक देश दूसरे देश से जुड़ सकता था, एक देश दूसरे देश से जुड़ सकता था क्या, नहीं जुड़ सकता था। बस इन्हीं सब की जरूरतों की वजह से वहां व्यापार बढ़ा, और व्यापार बढ़ा तो उस देश, वो अगर किसी भी देश को अगर विकसित करना है, क्या करना पड़ेगा, व्यापार करना पड़ेगा। तो वो लोग व्यापार करने लगे और वो देश विकसित होने लगा। और आप सभी पता होगा सबसे विकसित देश हमारा कौन सा है, अमेरिका। ठीक है, अमेरिका। लेकिन क्या है, उसने व्यापार, वो समझ गया, वो देश समझ गया कि अगर हमें विकास करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, व्यापार करना पड़ेगा। ठीक है, व्यापार करना पड़ेगा, और वहां के जो जनसंख्या होगी उसमें औसत रहना पड़ेगा। ये नहीं कि बहुत ही ज्यादा हो और कम हो। ठीक है, इसमें लिख लिया हमने, रेलवे, भाप के जहाज, और संचार, टेलीग्राम, संचार, टेलीग्राम,
सभी तकनीकों का ही योगदान था। अब इसमें क्या लिखेंगे इसके बाद, इसके इसके बिना 19वीं सदी में आए परिवर्तन की कल्पना नहीं करी जा सकती। मतलब अगर ये सब बताइए, अगर ये सब ना होता तो वहां पे क्या होता कि व्यापार की भावना उनमें आती, क्या व्यापार हम करेंगे तभी हमारा देश विकसित होगा। बताइए, अगर ना उनके पास रेल होता, ना टेलीग्राम होता, ना उनके पास पे पानी के जहाज होते, ठीक है, अगर ये सारी चीजें ना होती, यहाँ पे टेक्नोलॉजी ना होती, तो क्या वो लोग कर पाते? तकनीक का योगदान यही था, और इससे ही वहां के लोग व्यापार करने लगे। यानी कि इसके बिना 19वीं सदी में आए परिवर्तन की कल्पना नहीं की जा सकती। किसके बिना? इन सभी के बिना। इसके बिना 19वीं सदी में परिवर्तन की कल्पना नहीं की जा सकती, ठीक है, परिवर्तन की कल्पना नहीं की जा सकती। कितने सारे, अगर ये सब तकनीक ना होती, ये सब तकनीक न होती तो वहां क्या परिवर्तन हो पाता? यानी वैश्वीकरण की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, और वैश्वीकरण की कल्पना भी नहीं करी जा सकती थी इसके बिना। कल्पना भी नहीं कर सकते थे, ठीक है, समझ आ रहा होगा आपको। अगर ये सब तकनीक ना होती तो क्या हम सभी ये सब सोच पाते थे कि व्यापार होगा वहां के लोगों में, ब्रिटेन के लोगों में, और वो विकास करेगा देश? नहीं। तो इसीलिए इसके बिना हम वैश्वीकरण की वैश्वीकरण की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। एक उदाहरण से समझे, यानी कि हम लोग एक उदाहरण से समझते हैं, ठीक है, ये लिखना नहीं है आपको, एक उदाहरण से समझते हैं कि क्या हम बात कहना चाह रहे हैं, आप तक वो बात पहुंच पा रही कि नहीं, ठीक है, आप तक वो बात पहुंच पा रही है कि नहीं। तो हम इसको लिखते हैं, ठीक है, इसको हम लिखते हैं एक उदाहरण यानी कि एक एग्जाम्पल लिख लीजिए, एग्जाम्पल, ठीक है, ये नहीं लिखिएगा, एक उदाहरण के द्वारा हम इसको समझते हैं। एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। क्या मानिए कि 1817 के दशक में तक अमेरिका ने यूरोप को मांस का निर्यात नहीं किया जाता था। यानी कि अमेरिका में यूरोप से मांस निर्यात नहीं करा जाता था। कब? 1870 में। फिर क्या हुआ ऐसा कि जिसके द्वारा निर्यात चालू हो गया? कुछ तो हुआ होगा, ठीक है, किसी भी चीज के पीछे कुछ उद्देश्य होता है, कुछ कारण होता है, ठीक है। तो उसी की बात करने जा रहे हैं कि क्या लिखा है इसमें, 1870 के दशक तक अमेरिका से यूरोप को 1870 के दशक से अमेरिका में जो क्या बोलते हैं मांस का, अमेरिका से यूरोप को मांस निर्यात नहीं किया जाता था, मांस नहीं किया जाता था, ठीक है, मांस निर्यात नहीं किया जाता था। उस समय केवल रफ करने के चक्कर में मारकर छोड़ दिया। देखिए, उस समय केवल क्या करते थे, मांस की बात करी जाए, मांस क्या कि जैसे कि बकरे की बात कर लेते, ठीक है, बकरे की बात, अगर बकरा है कोई तो उसको क्या करते थे वो लोग, काट के नहीं बेचते थे, उसका मांस नहीं बेचते थे, वो लोग क्या करते थे, जिंदा जानवर बेचते थे। क्या करते थे? जिंदा जानवर बेचते थे। अमेरिका, कौन? यूरोप के लोग जिंदा जानवर बेचते थे। मान लीजिए कुछ भी खाते हो, अब उनकी हम हर एक जानवर की तो बात करेंगे, बकरे की बात कर लेते, ठीक है, बकरे की बात कर लेते। तो बकरे को क्या करते थे वो लोग, काट के नहीं, मांस नहीं बेचा जाता था। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, जानवर की बात करेंगे। तो हम किसी जानवर लेंगे, मान लीजिए कि जानवर की बात करेंगे, तो यहाँ पे क्या करा जाता था कि 1800 दशक तक
अमेरिका से यूरोप को मांस निर्यात नहीं किया जाता था। उस समय केवल जिंदा जानवर भेजे जाते थे। उस समय केवल जिंदा जानवर, बताया ना आपको, जिंदा जानवर भेजे जाते थे केवल। अभी हम बताते जिंदा जानवर ही क्यों भेजे जाते थे, ठीक है। जिंदा जानवर भेजे जाते थे, क्यों जिंदा जानवर भेजे जाते थे? अगर जिंदा जानवर नहीं भेजेंगे, मान लीजिए अगर वो मांस काट के भेज रहे, तो वो लोग क्या करेंगे, मांस अगर काट के भेजा